नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये किसी ने पास पेपर के क्वेश्चन 8 के ऊपर हाथ डाला और कहते हैं वहां ज़कात माइनस नहीं हुई भी। तो सवाल में शायद लिखा हुआ है कि ज़कात अप्रूव्ड इदारे को दी हुई है। ज़कात किसी अप्रूव्ड इदारे को नहीं देनी होती, चैरिटी अप्रूव्ड इदारे को देनी होती है। ज़कात आप अगर किसी अप्रूव्ड इदारे को दे दें तो वो माइनस करने की इजाज़त नहीं होती। ओके, निकालें चैप्टर नंबर 20। कल कुछ अच्छे बच्चे, माशाल्लाह अच्छे बच्चे घर में भी उन्होंने लेक्चर लिया, कुछ अच्छे बच्चों ने इधर आके लिया। बातों बातों में हमने 2 सवाल कर लिए, पता ही नहीं चला। जब हम उठे तो पता चला था 2 सवाल हुए हुए थे। कितने लोगों ने वो दूसरा सवाल 24वां घर में भी किया? दोबारा हाथ खड़ा करें। वेल डन। अच्छा जी, पेज नंबर 253, ऑडिट ऑफ सेल्स टैक्स अफेयर्स। जो मैं पढ़ाता नहीं हूँ वो पढ़ के आते हो तुम, मैंने तो अभी पढ़ाया ही नहीं, तुमने हाईलाइट किया हुआ है। ऑडिट ऑफ सेल्स टैक्स अफेयर्स। नहीं, पुरानी बुक कैसे? पुरानी बुक में ये सेक्शन ही नहीं था। अच्छा माय डियर, चैप्टर 22 निकालें। चैप्टर 22, चैप्टर 22 में मुझे बताएं क्वेश्चन 41, हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल द फॉलोइंग सेल्स टैक्स रिटर्न, ऑल्सो मेंशन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग। इसके साथ आप रिटर्न की ड्यू डेट भी बताएं जमा करवाने की। पहला है मंथली रिटर्न। मंथली रिटर्न के आगे लिखें एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। हर रजिस्टर्ड पर्सन ने ये रिटर्न जमा करवानी है। पेज नंबर, ओके, तो हर रजिस्टर्ड बंदे ने ये रिटर्न जमा करवानी है। भाई मंथली रिटर्न कब तक जमा करवानी होती है? 15 तक। लेकिन आज मैं कटवा के 18 करा रहा हूं, आज 15 को उठा के 18 करवा रहा हूं, क्योंकि हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में 2-3 दिन की रिलैक्सेशन मिल गई हुई है। मैनुअल फाइलिंग होती थी पहले, 15 तक जमा करानी होती थी। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में 2-3 दिन की रिलैक्सेशन मिल गई हुई है। तो पेपर में हम 18 लिख के आएंगे। ये 18 हमने आने वाले दिनों में पढ़ने इंशाल्लाह। बेटा स्पेशल रिटर्न कौन जमा करवाता है? रजिस्टर्ड बंदा भी, अनरजिस्टर्ड बंदा भी, जिसको गवर्नमेंट कह दे। और कब तक जमा करवाने? जब तक वो बताएंगे। फाइनल रिटर्न कौन जमा करवाता है? जो अपने आप को डी रजिस्टर करवा के जा रहा हो। और इसने कब तक जमा करवानी है? जब कमिश्नर बताएगा। एनुअल रिटर्न किसी को याद हो किसने जमा करवानी है? कंपनी ने। और कब तक जमा करवानी है? 30 सितंबर तक। ये कल हमने सारी बातें पढ़ी थी। तो इस किस्म के कोई छोटे मोटे सवाल जो हैं वो आ रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 का ए, अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स सेक्शन रूल्स में ब्रीफली डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग अ टैक्स मंथ। तो सेक्शन नंबर 5 जरा जाके खोलें, कौन से पेज पे है? सेक्शन नंबर 5 कौन से पेज पे है? मिल गया? पेज नंबर 5, 30, 530, 513 पे देख लें। अच्छा भाई, ये ढूंढे डिफरेंस बिटवीन जीरो रेट एंड एग्जेम्प्ट सेल। जीरो रेट एंड एग्जेम्प्ट सेल 522। ओके नाइस। अच्छा जी, क्वेश्चन 43, Sun Associates has been registered with the Inland Revenue Department under Sales Tax Act 1990 required. Under the Sales Tax Act 1990 and rules made therein identify the documents which we require for claiming input. अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूं तो इनपुट के लिए मेरे पास कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए? सेक्शन 7 खोलें, पेज नंबर 5, 515 बोला करें, 515, 15, 50, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। 515 खोल के बताएं। गुड डिक्लेरेशन चाहिए। अच्छा, नीलामी में चीजें खरीद रही हैं, उसके लिए बोलें कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। यार 2 नंबर है तो आगे बेशक पूरी बात लिखाइएगा। अच्छा जी, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स हो रही हैं इसको, इसके लिए क्या चाहिए? इनवॉइस। ऑब्वियसली यार, कॉन्टेक्स्ट बताता है कि सप्लाई से मुराद सप्लाई रिसीव्ड है। वजह क्या है माय डियर? क्योंकि उसने लफ्ज कौन सा यूज किया हुआ है? इनपुट। तो इनपुट का क्या मतलब है? मैं परचेज कर रहा हूं चीजें या सेल कर रहा हूं? परचेज कर रहा हूं। तो ये तीनों बातें सेक्शन 7 के 2 में लिखी हुई हैं।
स्टेट द रिक्वायरमेंट स्टेट नो रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। पेज नंबर 523, 523 खोलें, सेक्शन नंबर 24। ये तो एज इट इज सवाल आया था आसान सा। क्वेश्चन नंबर 42 का 2, हाउ एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट मे रिकवर अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स फ्रॉम अ पर्सन विदाउट इशूइंग हिम अ शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस दिए बगैर किसी बंदे से हम कैसे टैक्स रिकवर कर सकते हैं? सेक्शन 11 निकालें, पेज नंबर 121, 521 में आके देखें, एक लाइन लिखी हुई है, शॉर्ट पेड अमाउंट रिकवरेबल विदाउट नोटिस। शॉर्ट पेड अमाउंट है, नोटिस दिए बगैर रिकवर की जा सकती है। शॉर्ट पेड अमाउंट इज रिकवरेबल विदाउट नोटिस। चलें जी वापस आ जाएं। पेज 523। अच्छा, ये एक प्रेजेंटेशन है, ये मैं आपसे शेयर कर लूंगा। ऑडिट ऑफ सेल्स टैक्स अफेयर्स, अभी किताब से देखने की जरूरत नहीं है। कमिश्नर अपने किसी ऑफिसर को डायरेक्ट करेगा, अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि वो असिस्टेंट कमिश्नर के लेवल का बंदा है या एडिशनल कमिश्नर के लेवल का। असिस्टेंट कमिश्नर। तो ये बात भी सुनते रहें, माय डियर, माय डियर, माय चपेड़। 2 दफा ही मैं प्यार से बुला सकता हूं ना, नहीं बुलाने तो घर में 15 दफे बच्चों को प्यार से है। इधर तो अब मजबूरी थी ना, क्लास आगे चलानी थी, बाकी बच्चे सफर हो रहे थे। द कमिश्नर में डायरेक्ट ऑफिसर, बोले नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, क्योंकि यहां तो मैंने समरी दी हुई है, सारी बात नहीं लिखी हुई, ताकि एक थीम बन जाए, फिर उसके बाद किताब से पढ़ते हैं। द कमिश्नर में डायरेक्ट ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, कम से कम किस लेवल का बंदा? असिस्टेंट कमिश्नर के लेवल का बंदा। इसे क्या डायरेक्शन देगा मुझे बताएं? टू कंडक्ट कि किसी बंदे का सेल्स टैक्स ऑडिट शुरू करो, किसी बंदे का सेल्स टैक्स। आज हमारी सारी बातें माय डियर इसके बारे में होनी है, शो कॉज नोटिस के बारे में नहीं, ऑडिट के बारे में, घूरने के बारे में। घूरने का पूरा तरीका आपको बताया जा रहा है। कमिश्नर खुद घूरेगा या घुरवाएगा? एक्सीलेंट, दैट्स द नाइस थिंग। कमिश्नर में छोटे को कहेगा कि मैं तो जिंदगी हो गई घूरते हुए, तू जाके जरा घूर के आ, और उससे नोटिस भी इशू करो। ये नोटिस शो कॉज नोटिस नहीं है, उसे नोटिस इशू करो कि तुम्हारा ऑडिट शुरू होने लगा है। बताएं जी कमिश्नर क्या डायरेक्शन देगा अपने छोटे को? 2। नंबर 1, कंडक्ट अ सेल्स टैक्स ऑडिट। ऑडिट करके आओ, और क्योंकि करने जा रहे हो तो उसको बता दो कि मैं करने आ रहा हूं। अच्छा जी, नेक्स्ट पढ़ लें अगला, और मतलब खुद ही बता दें। कमिश्नर उस बंदे को बताएगा ना, यार वो इस वजह से मैं आपको ऑडिट करने आ रहा हूं, मादरत बुरा ना मना जाना, ये मसले बने हैं जिस वजह से मैं आपका ऑडिट करने आ रहा हूं। उसको क्या कम्युनिकेट करेगा? रीजंस। हाइब्रिड में लास्ट रो प्लीज बताएं। रीजंस शैल बी बेस्ड ऑन स्क्रूटिनी ऑफ अवेलेबल रिकॉर्ड्स। आपके रिकॉर्ड्स हमें हमारी नजर से गुजरे हैं, स्क्रूटिनी उनको हमने देखा है, तब हमें अंदाजा हुआ है कि आपको पकड़ा जाए। उसने कहा मेरे कौन से रिकॉर्ड्स? आपने कहा आप अभी सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करा के गए थे, फेडरल एक्साइज की रिटर्न जमा करवा के गए थे, इसके अलावा आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करवाई थी, आपने अपने विदहोल्डिंग टैक्स की स्टेटमेंट जमा करवाई थी, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने जमा करवाई हैं, किसी थर्ड पार्टी ने आपकी शिकायत लगाई है, तो ये 4-5 चीजें हमारी नजर से गुजरी हैं, तो हमने आपको बुलाया। हमें आपको बुलाने का शौक नहीं था। द रीजंस शैल बी बेस्ड ऑन स्क्रूटिनी ऑफ,
जो अवेलेबल रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल थे, अभी हम आपके दफ्तर नहीं आए, आपकी सेल्स टैक्स रिटर्न आई थी, आपकी फेडरल एक्साइज रिटर्न आई थी, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न आई थी, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आई थी, आपने लोगों के इनकम टैक्स में सैलरियों वगैरह पे टैक्स काटे हुए थे। ये सारी चीजें देख के हम इस अंदाजे पे पहुंचे कि आप उधर तो इतने दावे कर रहे हो, इनकम टैक्स में मैंने ये कर दिया, सेल्स टैक्स में हमें टैक्स जमा नहीं करा रहे। तो ये सारा स्क्रूटिनाइज करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं। तो ये रीजन बता दिया आपने। After issuing the notice, the officer may call for the records. अब ऑफिसर आपके रिकॉर्ड्स मंगवाएगा, और रिकॉर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है, ये मुझे याद रहा तो मैं डाल दूंगा घर में, इसमें जब आपको शेयर करने लगूंगा, कि रिकॉर्ड्स वही हैं जो हम लोगों ने पढ़े थे, सेक्शन नंबर, इससे आगे पढ़े थे, सॉरी, ये नहीं, रिकॉर्ड्स पढ़े थे यार, फाइट उर्दू में बोला करो, 500, ये तो इधर ही पढ़े हुए थे, मिल गया मुझे ये रिकॉर्ड्स। आफ्टर इशूइंग द नोटिस द ऑफिसर मे कॉल फॉर एनी रिकॉर्ड्स फॉर कंडक्टिंग अ, नोटिस इशू करने के बाद रिकॉर्ड मंगवा लेगा। ऑफिसर मे रिक्वायर टू अटेंड हिज ऑफिस इन पर्सन टू प्रोड्यूस अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स। क्या मतलब? उसको कह सकते हैं कि तुमने खुद आना है, मे रिक्वायर टू अटेंड हिज ऑफिस इन पर्सन, टैक्स पेयर तुम खुद आना, इन पर्सन या रिप्रेजेंटेटिव भेजना, कह सकते हैं कि इन पर्सन तुम खुद आना। अगर कभी जरूरत पड़े तो थर्ड पार्टी से भी इंक्वायरी हो सकती है, नई चीजें समझ आ रही तो थर्ड पार्टी से भी इंक्वायरी हो सकती है। ऑफिसर शेल कंडक्ट ऑडिट टू वेरीफाई द, अच्छा ऑडिट का मकसद क्या होगा? टू वेरीफाई द टैक्स लाइबिलिटी, वेरीफाई द आउटपुट, वेरीफाई द इनपुट क्लेम्ड, ये सारा मकसद होगा इसका। जी बिल्कुल, अभी देखते हैं एटसेट्रा में होता क्या क्या। ऑफिसर में कंडक्ट ऑडिट प्रोसीडिंग्स इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है जी, जूम का लिंक शेयर कर दें रात को 10 बजे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट होगी बातें, चलें ठीक है, अब नहीं अच्छा चलें, जो भी हो गया, सॉरी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, मैं गलती कर दी मैं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट द ऑफिसर मे पास एन असेसमेंट ऑर्डर, ऑफिसर पर खामोश रहे ना, जो भी है, द ऑफिसर मे पास एन, भाई ये बात अपनी जगह है कि शो कॉज नोटिस देना है, लेकिन वो आखिरी बात बता रहा है फिलहाल, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट द ऑफिसर में इशू एन, और भाई ये बात हर जगह होती है। आज हम तीसरी चौथी दफा पढ़ रहे हैं, जिसको चैप्टर 15 में हमने डिटेल से पढ़ना है। आपको अब मैं क्लास से निकालूंगा अगर आप बोले तो, 2-3 दिन से मैं नोट कर रहा हूं। अच्छा, ये बात हर जगह होती है, बॉल पेन निकालूं उसे, ये बात हर जगह होती है कि अगर आप दौरान ऑडिट रिकॉर्ड दिखा दें तो आपके घर असेसमेंट ऑर्डर आते हैं, और अगर आप दौरान ऑडिट रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दें तो आपके घर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर आता है। क्योंकि आप जब रिकॉर्ड नहीं दिखाते फिर आपको असेस अंदाजे से किया जाता है, उस अंदाजे को कहते हैं बेस्ट जजमेंट। अब तैयार हो जाए, हाथ पकड़ो, अब बेस्ट जजमेंट होने लगी है, तैयार हो जाए सारे। वेयर अ पर्सन, दोबारा दे, where a person fails to produce accounts the officer may make a, तो जब आप अकाउंट्स दिखाने से इनकार कर दें तो आपकी क्या होगी? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अच्छा जी, सबसे पहले क्या होगा? कमिश्नर अपने छोटे को कहेगा ऑडिट शुरू करो और नोटिस भेजो कि हम आ रहे हैं। रीजंस बताएंगे आपके हम क्यों आ रहे हैं। रीजंस ये होंगी कि हमने आपके अवेलेबल रिकॉर्ड्स देखे हैं, सेल्स टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, फेडरल एक्साइज रिटर्न, फलां फलां। नोटिस देने के बाद हम आपके रिकॉर्ड मंगवा लेंगे। रिकॉर्ड मंगवाने के साथ साथ हम आपको ये भी कह सकते हैं कि खुद लेके आना, मे रिक्वायर, जरूरी नहीं है।
उसके बाद थर्ड पार्टी से भी आपके बारे में पूछ सकते हैं, हमसायों से, इधर उधर से। जब रिश्ता हो रहा है थर्ड पार्टी से तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और मस्जिद के इमाम साहब से पूछा जाता है कितने दिन से फजर में आ रहा है, अगर लड़की वाले दीनदार हों। और फिर वरना तो दफ्तर में जाकर तनख्वाह पूछते हैं। ऑफिसर शेल कंडक्ट ऑडिट, ऑफिसर ऑडिट कंडक्ट करता है टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट एंड इनपुट क्लेम। ऑफिसर may conduct audit proceedings electronically. After completion of audit, the officer may pass an, ये करने के बाद आपको असेसमेंट ऑर्डर पास होगा। पानी गिर गया। अच्छा जी, आगे चलें। Where a person fails to produce accounts, the officer may make a best judgment assessment. चलें जी, निकाल लें। जादुई छड़ी भाई देखो किधर है, ये तो क्यों टेंशन लेने, नंगे पांव आए हुए। अच्छा जी, द कमिश्नर में डायरेक्ट ऑफिसर टू कंडक्ट अ सेल्स टैक्स ऑडिट एंड इशू अ नोटिस। अब कहानी तो बहुत आसान सी है, तो पता नहीं मैं भी देख के परेशान हो गया था। मैंने कहा एक 1.5 सफा क्यों बना दिया, दीवाना दीवाना ही है। आसान सी कहानी थी, देख लें जाके, पूरी किताब एंड तक देख लें, देख लें, देख लें। कभी मन भी जाया करो शीद। द कमिश्नर मे डायरेक्ट द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ टू कंडक्ट ऑफ एनी रजिस्टर्ड, और दूसरा काम क्या करेगा, और उसको एक नोटिस इशू करेगा। अच्छा, इस सेक्शन में जितना भी लिखा हुआ है ना, वो आईकेप की किताब में थोड़ा ज्यादा है, उसको समराइज करके शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर आपने इस शॉर्ट को भी अपना शॉर्ट किया ना, तो वो फिर और ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, कमिश्नर रीजंस बताएगा। अच्छा भाई, ये पावर ना कमिश्नर के पास है सेक्शन 25 में। सेक्शन 72 भी हमारे सिलेबस में नहीं है। उसमें ना बोर्ड के पास भी पावर है ऑडिट की। तो कहते हैं ये कमिश्नर की पावर बोर्ड की पावर से इंडिपेंडेंट है, यानी ये कमिश्नर अपनी पावर इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि बोर्ड अब अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, या अगर बोर्ड ने कर ली तो कमिश्नर ये वाली पावर इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। वो इंडिपेंडेंट पावर है बोर्ड की, वो अगले की है। ये अम्मी ने कहा ये कुट मेरी तरफ से है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कुट बाय अब्बू। जब अब्बू का पता चलना है तो डंडे शॉट नहीं होने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह होते नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूं। तो इसलिए माय पावर, अम्मी कहती हैं माय पावर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अबूज पावर। ये इंडिपेंडेंट है, वो अलग पावर है, उनकी पावर फिर पावर है। एक्सप्लेनेशन, द अबव पावर इज इंडिपेंडेंट ऑफ पावर ऑफ बोर्ड। याद करें ये फिक्रा, द अबव पावर इज, कोई ब्रैकेट वाली चीज मैंने समझाने के लिए लिखी होगी तो मैं कटवा दूंगा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे सेक्शन में कोई चीज ऐसी नहीं। द कमिश्नर शैल कम्युनिकेट द रीजंस, कमिश्नर क्या बताएगा, रीजंस किसको, whose audit is to be conducted। इसका मतलब क्या, हियरिंग बिफोर ऑडिट नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ऑडिट नोटिस है, ये शो कॉज नोटिस नहीं है। ये कौन सा नोटिस है, ऑडिट नोटिस। ऑडिट नोटिस से पहले हमने कोई हियरिंग नहीं करनी आपको। मतलब ये है कि ऑडिट शुरू करने से पहले आपसे आके हम पूछेंगे नहीं आपको घूर ले, आपको घूर, इस तरह नहीं पूछेंगे, बगैर बताए घूर सकते हैं। घूरने से पहले नहीं पूछेंगे, घूर ही रहे हैं अभी, अभी क्या आपको किया, अभी कुछ भी नहीं किया। घूरने पे टीके होते हैं, घूरने पे तो टीके लगते भी नहीं। अबू मुझे कुत्ते ने घूरा है, चल बेटा 1-2 तो लगवा ही आता हूं तुझे। घूरना तो कितना मसला ही नहीं है। तो घूरने से पहले बताना जरूरी है या कोई बताना जरूरी नहीं। हियरिंग बिफोर ऑडिट नोटिस, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी घूरने से पहले, वहां घूरा जाएगा। फिर दौराने आप शो कॉज नोटिस और ऑडिट वगैरह को मसले निकला है, उसमें आप जवाब दें अपना। अच्छा, रीजंस अब क्या होंगी, रीजंस फॉर ऑडिट सिलेक्शन। आपको ऑडिट के लिए क्यों सेलेक्ट किया गया है। और भी तो लोग कारोबार कर रहे हैं पूरे लोर में, मैं ही मिला हूं तुम्हें, मैं ही नजर आता था। तो रीजन सुन लें फिर आप। रीजंस फॉर ऑडिट सिलेक्शन, इसको रख के लगा, मोबाइल इस्तेमाल करें यार। असल में ना इतनी कंसंट्रेशन से आप लोग बैठ नहीं सकते क्लास में। मुस्कुरा रहे हैं, अब दांत भी बाहर आ रहे हैं।
The reasons for audit selection shall be based on scrutiny of available records. कौन कौन से माय डियर, शुरू कर दें. नंबर 1, नहीं, जो इनके पास अवेलेबल हैं, जो आपके पास घर पड़े हुए हैं वो नहीं, जो उनके पास अवेलेबल हैं. वो क्या क्या अवेलेबल होंगे? सेल्स टैक्स रिटर्न, फेडरल एक्साइज रिटर्न, किस किस का टैक्स काटा, या थर्ड पार्टी शिकायत. थर्ड पार्टियां भी कभी शिकायत लगाती हैं आके आपके बारे में. होंडा कई दफा शिकायत लगाते थे, यार जनरल टायर से मैं टायर खरीद रहा हूँ लेकिन कुछ दिनों से मुझे मसला लग रहा है, जरा देख लो जाके. थर्ड पार्टी भी कई दफा शिकायत लगा देती है, देख लो कुछ कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, और मैंने उससे सामान खरीदना वैसे ही 1-2 महीने से छोड़ दिया हुआ है, मुझे कुछ शक गुजरा था. ठीक है, थर्ड पार्टी भी शिकायत लगा देती है. अच्छा, रीजंस जो है ना माय डियर मोबाइल वाले भाई, क्या लगाऊं? अभी तुझे बताया कि कौन मोबाइल इस्तेमाल करता है पता चल जाता है, फिर उसी रो में एक और बंदा पकड़ा गया. अच्छा, तो रीजंस जो है ना ये तुक्का बेस्ड नहीं हो सकती कि कमिश्नर कहे यार मैं फलां का ऑडिट करने जा रहा हूं, बोर्ड ने पूछा यार क्या मतलब है, क्यों ऑडिट करने जा रहा है, तुझे यहां मसला लगे, तुझे यहां मसला लगे, यहां मसला लगे, यहां मसला लगे, यहां मसला लगे, जरा मुझे बता हुआ क्या है. कमिश्नर ने कहा नहीं 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 नहीं, मेरा तो वैसे ही दिल चाह रहा था इसका इनपुट वेरीफाई कर लूं, आउटपुट वेरीफाई कर लूं, इसका रिफंड वेरीफाई कर लूं, मैं तो वैसे ही जा रहा था. ये रीजन नहीं है कि किसी बंदे का तेरा इनपुट चेक करने को दिल चाह रहा है, उसी का आउटपुट चेक करने को दिल चाह रहा है, उसी के रिफंड चेक करने को दिल चाह रहा है. ये रीजन नहीं है. तू बता यहां पर क्या इन सारी चीजों में उसने क्या मसला किया है कि तेरे दिल में एक ख्याल जागा कि यार कोई गड़बड़ है. यहां से मसला वेरीफाई करके फिर आगे जाओ. द रीजन शेल नॉट इंक्लूड जस्ट वेरिफिकेशन ऑफ इनपुट, सिर्फ इनपुट देखने आ गए उसका, यहां से मुझे रूट करा के बताओ क्या मसला है. तो समझ आ गई. जस्ट अगर इनपुट चेक करने का दिल चाह रहा है किसी का वर्किंग 1 में जाके, या न्यूमेरिकल के फेस पे जाके आउटपुट चेक करने को दिल चाह रहा है, या न्यूमेरिकल की दुम पे जाके रिफंड क्लेम्स जो वो ले रहा है रिफंडेबल अगेंस्ट एक्सपोर्ट, वो अगर आपके चेक करने को दिल चाह रहा है, ये रीजंस नहीं है. विदाउट आइडेंटिफाइंग रिस्क फैक्टर्स, आप असल में जाना चाह रहे हो विदाउट आइडेंटिफाइंग रिस्क फैक्टर्स. रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करके जाओ, रिस्क फैक्टर्स यहां से पता चलेंगे. जस्ट वेरिफिकेशन इज नॉट अ रिस्क फैक्टर. कहते हैं ये रीजन मैं नहीं मानता कि आप ये काम करने जा रहे हो विदाउट आइडेंटिफाइंग रिस्क फैक्टर. रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई किए बगैर ही जा रहे हो आप उसके पास. तो ये फिक्रा ना आगे आपको खुद जोड़ना पड़ेगा, जरा याद करें. विदाउट आइडेंटिफाइंग रिस्क फैक्टर, आइडेंटिफाई किए बगैर तुम जा रहे हो. हाँ सर रिस्क फैक्टर तो मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है इनमें मसला है. भाई इनमें मसला लग रहा है तो इनसे साबित करो मुझे. अच्छा, अगला क्या था इसके बाद? चौथा नंबर क्या था, किसी को याद हो? एक्सेलेंट एक्सेलेंट यार, आप लोगों को माशाल्लाह. आफ्टर इशूइंग द नोटिस द ऑफिसर मे कॉल फॉर द, अब आपके रिकॉर्ड्स मंगवाएगा वो. आफ्टर इशूइंग द नोटिस ऑफिसर मे कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग रिकॉर्ड अंडर मेंटेन्ड अंडर दिस लॉ. इस लॉ वाले रिकॉर्ड्स भी मंगवा सकते हैं, और एनी अंडर एनी अदर. ठीक है, किसी और लॉ में कोई रिकॉर्ड्स हैं वो भी मंगवा सकता है. फॉर कंडक्टिंग सेल्स टैक्स ऑडिट. नहीं रहने दो भी, खैर है. जहां कहीं रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटा पे मेंटेन हुए हो कंप्यूटर वगैरह पे, तो द पर्सन शैल अलाउ ऑफिसर टू यूज द मशीन. ये एज इट इज फिक्रा हमने याद किया हुआ है चैप्टर 15 में. एंड ऑफिसर मे ऑब्टेन अटेस्टेड हार्ड कॉपीज ऑफ सच इंफॉर्मेशन, ये भी हमने इनकम टैक्स में याद किया हुआ है. द ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू शैल नॉट कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स आफ्टर 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच दे रिलेट. तो जिस साल से ये रिलेट कर रहे हैं उसके बाद 6 साल के अंदर अंदर ये रिकॉर्ड मंगवा नहीं सकता, 6 साल के बाद. अच्छा, कल भी एक पढ़ा था, उसमें देखें उसमें और इसमें फर्क तो नहीं है. उसमें क्या था यार, ये थोड़ा सा फर्क है. ये तो अजीब सी लाइन लिखी हुई है. यहां लिखा हुआ है जिस महीने का एंड है उससे आगे जो 6 साल के तक के रिकॉर्ड हैं वो आप मंगवा सकते हैं. मतलब ये कि मैंने लिखवाया था मार्च 2024 है, उसके रिकॉर्ड कब तक मंगवाए जा सकते हैं? 31 मार्च. ये कहां से गिनना शुरू करवा रहे हैं? फ्रॉम द एंड ऑफ
टैक्स मंथ, ये तो कुछ और लिखा हुआ है यहां पे। पढ़े किधर है? द ऑफिसर शेल नॉट कॉल फॉर रिकॉर्ड आफ्टर 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच दे। अच्छा, अब ऐसी लूप होल्स इन्हें कहते हैं। ऐसे लूप होल्स लॉ में ना कभी कभी आ जाते हैं कि लोग इन लूप होल्स को हाईलाइट करते हैं। कई दफा एफबीआर इनकी कोई रीजन बता देता है कि वहां हम ये कहना चाह रहे थे, यहां ये कहना चाह रहे हैं, इन दोनों को मिक्स ना करो। और कई दफा लॉ मेकर अपनी गलती मान लेता है और कहते हैं मैं इसको सही कर लेता हूं। तो मुझे बज़ाहिर अभी ये लूप होल ही लग रहा है, तो इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं। उधर आया तो वो लिखाइएगा, इधर आया तो ये लिखाइएगा। लेकिन अब इसका न्यूमेरिकल कैसे बनेगा? मार्च कौन सा था? अब मार्च 2024 से आगे चलूंगा तो मैं 31 मार्च वहां तक नहीं जाऊंगा। अब वो एंड ऑफ टैक्स मंथ से नहीं गिनवा रहा, अब वो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर होता है, हुकूमत का साल। और वो कब खत्म हो रहा है? 30 जून 24 को। इससे आगे 5-6 साल गिने। 30 जून 30, और कल आपने कुछ और गिना था 31 मार्च। कल उस महीने के एंड से गिनवा रहा था और आज बोंगा उस। तो ठीक है, अगर ये सेक्शन आ गया सेल्स टैक्स अफेयर्स के ऑडिट का तो ये लिखाइएगा। और अगर ये सेक्शन आया जो आज अभी पास पेपर में भी हमें आया, अभी ये सवाल था ना 2 नंबर का, अगर ये रिटेंशन का लफ्ज आया तो ये लिखाइएगा। अगर ऑडिट ऑफ सेल्स टैक्स का अफेयर आया तो ये लिखाइएगा। अब क्या कर सकते हैं हम, लिख लें। तो यहां मार्च 24 के रिकॉर्ड कब तक मंगवाए जा सकते हैं? 30 जून 30 तक। भाई इसकी जरा मुझे तस्वीर भेज दो, अगर टाइम मिला कि आपको ईमेल भी कर देते हैं ये। ओके, यार ये क्या बात है? ये यहां लिखा हुआ है कि वेयर रिकॉर्ड इज केप्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक डेटा। यहां लिखा हुआ है वेयर रिकॉर्ड इज केप्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक डेटा, और मैंने तो आपको इलेक्ट्रॉनिक वाला पॉइंट इधर पढ़ाया है। ये भाई वो ये था कि आपने डेटा कंप्यूटर पे रखा हुआ है, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं। और ये है कि आपका डेटा कंप्यूटर पे जहां मैनुअल है वो लोग ऑडिट करने कैसे आ रहे हैं। ये ऑडिट इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है और ये आपका डेटा इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन हो रहा है। तो आफ्टर इशूइंग नोटिस ऑफिसर मे कॉल फॉर एनी रिकॉर्ड्स के साथ मैं ब्रैकेट में याद रहा तो लिख दूंगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एज वेल। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी वो मंगवा सकता है। किस लिए? फॉर कंडक्टिंग। डन, आगे चलें। तो ऐसे इतना लंबा सा सेक्शन है कुछ नहीं इसमें। अगला किसी को याद हो क्या था? वो खुद आएगा। एक्सेलेंट यार, एक्सेलेंट। ऑफिसर मे रिक्वायर टू अटेंड हिज ऑफिस इन पर्सन। द ऑफिसर मे रिक्वायर द रजिस्टर्ड पर्सन टू अटेंड हिज ऑफिस इन पर्सन और थ्रू ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भी, या रिप्रेजेंटेटिव के जरिए आ जाओ, नहीं तो खुद आ जाओ, मैं बताऊंगा आपको। टू प्रोड्यूस अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स और एनी अदर एविडेंस। अगला क्या था? थर्ड पार्टी। हुण तुसीं माशाल्लाह इत्थे वेखे थे दस थले थोड़ा थोड़ा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह याद है आपको। तो ऑफिसर किस बंदे से मशवरा ले सकता है? द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर शेल कंडक्ट ऑडिट। सॉरी, द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर मे कंडक्ट सच इंक्वायरी एंड ऑब्टेन सच इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी। अगला क्या था? ऑफिसर शेल कंडक्ट ऑडिट। ऑडिट में क्या क्या करेंगे? नंबर 1 टैक्स लाइबिलिटी देखेंगे, आउटपुट देखेंगे, इनपुट देखेंगे और एटसेट्रा। एटसेट्रा आप देखते हैं क्या है। द ऑफिसर शेल कंडक्ट ऑडिट टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ करेक्टनेस का लफ्ज मिलेगा भाई सबसे। द करेक्टनेस ऑफ इसका क्या मतलब है? आगे लिखा हुआ है फॉर एसर्टेनिंग कंप्लाइंस। ये देखने के लिए कि आप लॉ को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। एसर्टेनिंग मालूम करना, कंप्लाइंस लॉ को मान रहे हैं या नहीं। तो मिसाल के तौर पे एक मिसाल दे दूं, सेक्शन 8 और 73 आपने फॉलो किया या नहीं।
इनपुट में तो यही सेक्शन होगा ना, तो कंप्लाइंस देखी जाएगी। आउटपुट में देखा जाएगा आपने 4% फर्दर लगाया है या नहीं फॉर एसर्टेनिंग कंप्लाइंस। द ऑफिसर मे कंडक्ट ऑडिट प्रोसीडिंग इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू वीडियो लिंक और एनी अदर फैसिलिटी एज मे बी प्रेस्क्राइब। वीडियो लिंक के अलावा अगर और कोई फैसिलिटी आ गई अगले ज़माने में तो वो हो जाएगी, तुम भी खंबे पे बैठ जाओ, मैं भी खंबे पे बैठ जाऊँ। टेक्नोलॉजीज तो बदलती रहती है ना, तुम चांद को देखो, मैं चांद को देखूँ, ऑडिट हो गया हमारा। हम दोनों 9:06 पे चांद को देख रहे थे, ऑडिट शुरू हो गया। चलो जी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, ऑडिट मुकम्मल होने के बाद, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट द ऑफिसर में पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 11E। सेक्शन 11E कौन सा था? सेक्शन 11E कौन सा था? असेसमेंट ऑर्डर, वो जो लंबा सा सेक्शन पड़ा था, किधर है? 11E, असेसमेंट ऑर्डर था। असेसमेंट ऑर्डर यही यार, ऐसे मुझे घूर क्यों रहे हैं? ये जिसमें काटता है आपको, असल में कभी काटा नहीं, इसलिए पता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ना ही काटे, उससे थल्ले रह गए। काटे, हाथ खड़ा करो, किस किस को डॉगी ने काटा है और उसके बाद तौबा कर लिया आइंदा के लिए, वो भी हाथ खड़ा करें। हाँ एनू नहीं आंदा हाथ पाना। कहते कुत्ते ने मुझे काटा, कुत्ता मर गया। अजीब बातें हो रही हैं पहली लाइन में। असेसमेंट ऑर्डर जी, क्या? मैंने कहा कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है यार, मैंने नहीं, आइंदा किसी का सवाल नहीं लेना। मैंने इधर रिदम बना होता है, फिक्र ही नहीं होती कि ठंड लग रही है गर्मी लग रही है, जब बंदा घुसा होता है कॉन्सेप्ट के अंदर। इसी को बंद कर दो यार। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट द ऑफिसर मे पास एन ऑर्डर। ये ऑर्डर कौन सा माय डियर, लिख लें, मे पास एन असेसमेंट ऑर्डर आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, इसका मतलब होता है शो कॉज नोटिस। ये लिख लें आज, इसका मतलब होता है शो कॉज नोटिस। असेसमेंट ऑर्डर से पहले आपको याद है मैंने क्या कहा था, क्या इश्यू होगा? भौंकना, बार्किंग। कैसे कैसे लफ्ज बोलते हैं, हमने घर में भी कभी नहीं सुने। चांद से आए हो ना आप लोग, हमने घर में कभी नहीं सुने। पॉइंट नंबर 10। अच्छा भाई, ये बात ना इंशाल्लाह हम सेक्शन 121 में चैप्टर 15 में 50 मिनट लगा के पढ़ेंगे कि बेस्ट जजमेंट उन लोगों की होती है जो लोग ऑडिट के दौरान अपना रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर देते हैं। याद रख लें ये बात, ये चैप्टर 15 में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़नी है। वेयर अ पर्सन, असल में आपको याद होगा चैप्टर 15 का नाम था रिटर्न, असेसमेंट्स और अपील्स। तो असेसमेंट्स अभी हमने पढ़नी है, रिटर्न्स पढ़नी थी। वेयर अ पर्सन फेल्स टू प्रोड्यूस बिफोर ऑफिसर, क्या फेल्स टू प्रोड्यूस, अंडरलाइन किया हुआ पढ़े। कई दफा अंडरलाइन मैंने ऐसा किया होता है कि जो रिदम बन रहा होता है। वेयर अ पर्सन फेल्स टू प्रोड्यूस द अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड, नीचे आए नीचे आए, द ऑफिसर में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। चलें जी, मैंने तो यहीं तक किया था। अब आगे जो है वो उसने एक और पॉइंट डाला हुआ है, तो वो मैंने डायग्राम में नहीं डाला हुआ क्योंकि वो पता नहीं रेपिटिशन है, क्यों इसने दोबारा डाल दिया। हालांकि ये कल हमने पढ़ा था, याद है ना, ये कल हमने पढ़ा था। तो ये तो रेपिटिशन है, पता नहीं क्यों उसने दोबारा डाल दिया। इसमें ये लाइन काट दें। अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करना चाहे या डिफॉल्ट सरचार्ज वॉलंटरीली, जब भी उसके ख्याल में आए, रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ ऑडिट, तो ये तो कल वाला है ना, जरा मुझे डायग्राम खोल लेने दें। बिफोर रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ ऑडिट, अगर यहां आपको ख्याल आए तो कितनी पेनल्टी है माय डियर? नो पेनल्टी। If a registered person wishes to deposit short paid tax or evaded tax with default surcharge during audit or at any time before issuance of, ये कल जो आपने घर में याद किया है, ड्यूरिंग ऑडिट और बिफोर शो कॉज, तो कितनी पेनल्टी है?
If a registered person wishes to deposit the short paid tax or awarded tax with default surcharge after issuance of show cause, अगर इसके बाद आपको ख्याल आए तो मेहरबान बहुत देर कर दी तुमने आते आते। ये सुबह का भूला हुआ शाम को नहीं, आधी रात को 2 बजे घर आया, चल निकल बाहर, फुल पेनल्टी दे फिर अंदर आ, तो फिर ये कितनी पेनल्टी देगा? लेकिन फिर शो कॉज नोटिस को कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि खुद अच्छे बच्चे बन गए, आप खुद ही आ गए, फिर शो कॉज नोटिस को कैंसिल कर दिया जाएगा। ये आपको जो मिला है समझा जाएगा, आप अच्छे बच्चे हैं। मैंने आपसे कल एक सवाल पूछा था, इस मैं 10 ही देना सी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि इधर क्यों 100% पेनल्टी दी जा रही है और इसको क्या फायदा होगा? फिर इसका पेनल्टी तो 100% देनी पड़ी, इससे क्या फायदा होगा? हाथ खड़ा करके बताएं। एक्सेलेंट। असेसमेंट ऑर्डर नहीं आएगा आपके घर, क्योंकि फिर मोहल्ले वालों ने कहता था वो नहीं खाला रशीदा का बेचा, उसे कुत्ते ने काट लिया, तो इसको काटा नहीं जाएगा, असेसमेंट ऑर्डर नहीं आएगा। असेसमेंट ऑर्डर से बचने का एक तरीका है कि आप क्या करें, यहां भी ख्याल आ जाए तो 100% पेनल्टी देके आ जाए जान छुड़ाने, फिर आपके घर असेसमेंट ऑर्डर नहीं आएगा। और जो टैक्स वालों के रिकॉर्ड होंगे उनमें कहीं नहीं ये लिखा होगा कि आपको कभी जिंदगी में असेसमेंट ऑर्डर इशू हुआ है, वो कहेंगे ये बड़ा स्पेयर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आपने अपने आप को बस 10-15 मिनट आपके लूंगा, फिर आगे को न्यूमेरिकल करते हैं, ज़रा अटेंशन से करना है। और मुझे याद करा दीजिएगा कल ये ड्राइंग ऑडिट वाला सेक्शन एक दफ़ा रिवाइज भी कर लेंगे। अच्छा, कल वाला भी रिवाइज कराना था। अच्छा चलो करो फिर, आओ, दीवाना समझाओ है मुझे, सुबह शाम रिवाइज कराते रहते हैं, हद होती है। अच्छा भाई, मेरे ख्याल से ज़्यादा परसों वाला इंपॉर्टेंट है, वो रिवाइज करें। आए फिर सेक्शन 11 में आए, परसों तरसों वाला सेक्शन 11 में आए। असल में यार ये जो सेक्शन आए हैं ना, सेक्शन 11 बी, ई, एफ, जी, डी, ये जो सारे सेक्शन है ना, ये सेक्शन इस बार नए आए हैं और इनके टेस्ट होने का भी चांस होता है। तो ये 11 के साथ आगे जो भी बी, सी, डी, ई जहां लगा हुआ है ना, तो ये आने का चांस होता है पेपर में, इसलिए इनको रिवाइज कर लें। 11 बी तो मैंने आपको भी नहीं पढ़ाया हुआ। 11 ई, अगर आप टैक्स पे ना करें या आप कम टैक्स पे करें या इनपुट ज्यादा ले लें या रिफंड ज्यादा ले लें, तो ऑफिसर आपको शो कॉज नोटिस इशू करने के बाद एक असेसमेंट ऑर्डर भेजेगा, उसमें पेनल्टी भी लगाएगा और डिफॉल्ट सर चार्ज भी लगाएगा, जब आपने ऐसा कोलूजन या डेलिब्रेट एक्शन से किया हो। और अगर आप किसी इनवॉइस का को दिखाने से इनकार कर दें तो आपका इनपुट भी क्या कर देगा, डिस अलाउ कर देगा। और अगर आप टैक्स पे ना करें तो इस तरह कैलकुलेशन करके आपका टैक्स न्यूमेरिकली कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर आप किसी का टैक्स काटना भूल जाएं या काट लें लेकिन काट के जमा ना करवाएं, तो भी द ऑफिसर शेल पास एन, इधर भी आपका असेसमेंट ऑर्डर होगा आफ्टर इशूइंग अ शो कॉज नोटिस, और इसमें पेनल्टी और डिफॉल्ट सरचार्ज भी आपको देना पड़ेगा। अब जरा बातें ज्यादा आसान और लग रही हैं, समझ भी आ रही हैं, क्योंकि अगली बातें पढ़ ली हुई है ना। तो लिमिटेशन फॉर असेसमेंट यानी कि टाइम लिमिट, तो हमने ये पढ़ा था कि जब आपको शो कॉज नोटिस इशू हो जाएगा तो उसके बाद शो कॉज नोटिस इशू होने के बाद, सॉरी, जब आपका महीना होगा अप्रैल का, उसकी जब आप रिटर्न जमा करवाएंगे तो उस फाइनेंशियल ईयर के एंड के 5 साल के अंदर अंदर आपको शो कॉज नोटिस इशू होगा, और शो कॉज नोटिस इशू होने के बाद 120 दिन के अंदर आपको असेसमेंट ऑर्डर इशू होगा। लिमिटेशन फॉर असेसमेंट का हेडिंग समझ आई, लिमिटेशन फॉर असेसमेंट।
द शो कॉज नोटिस शैल बी इशूड विद इन 5 years from the end of the financial year in which the relevant date falls. An order shall be made in 120 days of issuance of show cause notice or an extended period. और नीचे लिखा हुआ था ये इन 3 वजहों से, अगर टाइम लग रहा है तो इन 3 वजहों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा इन दिनों के अंदर। अच्छा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ये तो मैंने आपको आज भी बता दिया कब होती है। इफ अ पर्सन फेल्स टू फाइल अ रिटर्न या डज नॉट प्रोड्यूस द अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स आफ्टर अ शो कॉज नोटिफिकेशन, शो कॉज नोटिस भी आ गया तेरे घर, फिर भी रिकॉर्ड दिखाने से क्या कर रहे हैं, इनकार कर रहे। CIR में मेक अ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया ये सेक्शन 121 की में हम चैप्टर 15 में तफसील से पढ़ेंगे। अगर एक बंदा 60 दिन में भी रिटर्न जमा नहीं कराता बेस्ट जजमेंट आने के बाद भी, तो फिर क्या करा देता है, सॉरी, तो फिर इसको बेनिफिट क्या मिलेगा, शो कॉज नोटिस को उठा के कैंसिल कर दिया और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर को भी कैंसिल कर दिया जाएगा। ये तो आसान था, शॉर्ट पेड अमाउंट रिकवरेबल विदाउट नोटिस। अच्छा, कल वाला तो कुछ भी नहीं था, सैंपल ड्रॉ होंगे, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई करने वाली बात है। रिटर्न जमा करवानी है, इसमें वो 60 और 120 दिनों वाली बात थी, और फ्रॉड वाले में 15 साल की बात थी, और एक्सटेंशन था और स्पेशल रिटर्न थी, फाइनल रिटर्न थी, सुबह सुबह रिवाइज की हैं। और एक अनरजिस्टर्ड बंदा 10 मिलियन से ऊपर की सेल, और दूसरी बात अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से 2-3 मिनट लगेंगे, लेकिन काफ़ी फ़ायदा हो गया है आपको, ज़रा जहन में आगे चीज़ें क्या क्या थी। अच्छा, इसकी डेफिनेशन अभी मैं नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये पढ़नी है तो टिक कर लें। नील रिटर्न ये होती है कि ना इस महीने का कोई इनपुट है ना इस महीने का कोई आउटपुट है। शायद दुकान बंद रही, फोतगी हो गई घर में, कोई मसला हो गया, तो कौन सी रिटर्न जमा करवा दें, इंडिकेटिंग दैट नो सेल्स टैक्स इज पेएबल बाय द रजिस्टर्ड पर्सन फॉर द पीरियड। अच्छा, ये रूल्स हैं जिनको सेल्स टैक्स रूल्स कहा जाता है। अच्छा, इसको समझने के लिए एक आसान सी डायग्राम है अगले सफ़े पे। कंपनी ने आपसे आके एक सवाल पूछा कि मेरा दफ्तर है लाहौर में, फैक्ट्री है गुजरांवाला में। मेरा हेड ऑफिस लाहौर में है, फैक्ट्री है गुजरांवाला में। क्योंकि वहां लेबर सस्ती मिल रही थी, यहां हेड ऑफिस चलाने के लिए अकाउंटेंट मुझे एक्सपर्ट चाहिए थे। उधर गुजरांवाला से, मिसाल दे रहा हूँ, गुजरांवाला में अब तो बड़े लोग माशाल्लाह, तो इधर से वो नहीं मिल रहे थे, तो इसलिए हमने लाहौर के अंदर हेड ऑफिस बना लिया और फैक्ट्री कहां बना ली, गुजरांवाला में। तो बताओ मैं कहां अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर कराऊं। हमने कहा अगर आप लिस्टेड कंपनी हो या अनलिस्टेड, यहां आप इनकम टैक्स वाली बात ना करें, इनकम टैक्स में तो लिस्टेड को हम पब्लिक में डालते थे, अनलिस्टेड को प्राइवेट में डालते थे। यहां ऐसा कोई फर्क नहीं है, चाहे तुम लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड, कहां अपने आप को रजिस्टर करवाओ, लाहौर में। कहां करवाओ, ये तो मैं अपनी तरफ से मिसाल डाली ना, लाहौर और गुजरांवाला वाली। अच्छा, एक कंपनी आपके पास आई, कहती है मैं अदर्स हूं। हमने कहा आप कौन सी कंपनी हो, कहते हैं मैं प्राइवेट कंपनी हूं और मैं चीजें बनाकर बेच रही हूं। अच्छा, मेरी फैक्ट्री भी लकीली मुल्तान में है, तो सॉरी गुजरांवाला में है, और मेरा हेड ऑफिस भी लाहौर में है। अच्छा, तुम अपने आप को वहां रजिस्टर करवाओ जहां पे तुम्हारी, बस जबानी याद भी होता जा रहा है आपको। अब लॉ मेकर जिस मर्जी के लिए जो मर्जी रूल बनाए, हम क्या करें। अगली कंपनी आई, प्राइवेट कंपनी, कहती है मैं नहीं चीजें बना के बेच रही, मैं बनाने वाला हूं, मैं तो नहीं चीजें बनाने वाला, मैं चीजें खरीद के बेचता हूं, मैं चीजें खरीद के बेचता हूं या सर्विसेज देता हूं, लिख लें, या सर्विसेज देता हूं, मैं तो प्राइवेट कंपनी हूं, चीज सर्विसेज देता हूं। तो इसके लिए तो भाई आमतौर पे यही होगा, प्लेस वेयर बिजनेस एक्टिविटीज आर कैरिड ऑन, जहां आपका बिजनेस हो रहा है। ऑब्वियसली ऐसे लोगों का अगर ज्यादा जगहों पे बिजनेस हो रहा होता है तो फिर मेन जो बिजनेस की जगह होती है वहां जाके अपने आप को रजिस्टर करा लें। और जो लोग इनकॉर्पोरेट नहीं हुए हुए, मतलब ये लोग कौन है, इंडिविजुअल्स और, अच्छा कंपनीज कहां इनकॉर्पोरेट होती हैं, किसी को पता हो कंपनीज कहां इनकॉर्पोरेट होती हैं, कंपनीज एक्ट 2000, हाँ, तो इसलिए इनका नाम क्या रख दिया हमने, पर्सन्स नॉट इनकॉर्पोरेटेड। आपके साथ वाले दोस्त ने फैक्ट्री खोल ली तो वो इंडिविजुअल है, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और इसका ऑफिस मुख्तलिफ जगहों पे है। इसका ऑफिस जो है वो
लाहौर में है और इसकी फैक्ट्री गुजरांवाला में है, ये क्या करे आप? सेम है। ओके सॉरी, हो सकता है मैं ये सोच के ये बोल रहा हूं। अच्छा, तो इसकी फैक्ट्री और वो किस जगह पे है? सेम जगह पे, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं। जहां पे आपका बिजनेस कैरी हो रहा है, जो वो कौन सी जगह होती है? ऑफिस। तो यहां तो लिखने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि है ही सेम। लेकिन अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और बिजनेस प्रेमिसेस बोले डिफरेंट लोकेशन पे है। अच्छा, ये ना छोटा सा एक लफ्ज है, ये जरा देखिएगा। इधर उसने रजिस्टर्ड ऑफिस का लफ्ज यूज किया और इधर इसने बिजनेस प्रेमिसेस का लफ्ज, ऊपर आपको हाईलाइट करा दूंगा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये मैंने आगे समझने के लिए ऑफिस लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इधर रजिस्टर्ड ऑफिस का लफ्ज यूज करने कंपनीज के लिए और इधर बिजनेस प्रेमिसेस, एक ही चीज होती है। अच्छा जी, अगर फैक्ट्री कहीं और है और ऑफिस कहीं और है तो क्या करें? जहां मैन्युफैक्चरिंग। नहीं, बिजनेस जहां कैरी ऑन हो रहा है, देखें किस में आप मिसाल देनी है। बिजनेस जहां कैरी ऑन हो रहा है, नहीं, बिजनेस से आम मुराद है जहां पे चीजें बिकती हैं, तो बिकती आमतौर पे फैक्ट्री से नहीं है, फिर वो ऑफिस में कुछ सेल्स ऑफिस बना के आमतौर पे बेची जाती हैं। अच्छा, चलिए आप पहले जबानी याद कर लें। लिस्टेड कंपनीज ने कहां आना है? रजिस्टर्ड ऑफिस। अच्छा, जो प्राइवेट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही, ये मेन बात हाईलाइट कर रहा हूं मैं, जिस पे आई कैप नंबर देगा, मेन बिजनेस एक्टिविटी। और जिसकी फैक्ट्री भी है और बिजनेस प्रेमिसेस भी है, जहां बिजनेसेस और जहां पर फैक्ट्री भी है और बिजनेस प्रेमिसेस भी है, लेकिन वो डिफरेंट जगहों पे हैं। जहां पे क्या है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। बातें ना करें हाइब्रिड में। A person required to be registered shall apply on computer system. ओहो, मैनुअल एप्लीकेशन की ऑप्शन खत्म होगी भी है माय डियर, जल्दी करो हाइब्रिड बॉयज में जो भी करना है। मैनुअल एप्लीकेशन की ऑप्शन खत्म है। ओनर चला जाए, ईओपी के केस में पार्टनर चला जाए, और कंपनी के केस में डायरेक्टर चला जाए। एप्लीकेशन में लिखा होगा कि कौन से रीजनल टैक्स ऑफिस में आपने जाना है। एप्लीकेशन में क्या लिखा होगा? कौन से रीजनल टैक्स ऑफिस में आपने जाना है। ये लफ्ज तो यूज नहीं होते, इनको काट दें, एलआरओ सीआरओ। अच्छा, एप्लीकेशन में लिखा होगा कौन से रीजनल टैक्स ऑफिस में आपने जाना है, यानी किस शहर के। इलाका इज एज फॉलोज। अब बता दें कि लिस्टेड और पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, तो इसने कहां जाना है? याद तो ये करना है, नीचे वाला तो डायग्राम थी। इन केस ऑफ अदर कंपनीज, कौन सी? प्राइवेट कंपनीज। इन्होंने कहां जाना है? इफ कंपनीज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग और, तो वेयर द फैक्ट्री सिचुएटेड। और अगर अदर देन मैन्युफैक्चरिंग है, बिल्कुल चुन के मेन लाइन हाईलाइट की जा रही है जिस पे नंबर मिलने हैं। तो अदर देन मैन्युफैक्चरिंग वालों ने कहां जाने? जहां मेन, ये देख लेना नीचे वाला मेन बिजनेस एक्टिविटी से लिखा हुआ था। अच्छा, ये रूल किन के लिए है? नॉट इनकॉर्पोरेटेड से क्या मुराद है? इंडिविजुअल और इन केस ऑफ पर्सन नॉट इनकॉर्पोरेटेड। लेकिन मैंने नीचे एक लाइन और डाली हुई थी, ये लाइन मैंने अपनी तरफ से डाली हुई थी, ये इंग्लिश मैंने खुद लिखी हुई थी, ये लॉ में नहीं है, ताकि इससे अलग लगे। ये इंग्लिश लॉ में नहीं लिखी हुई, आपको मिलेगी कहीं। तो जहां सेम है वहां मसला ही कोई नहीं, वहां फिर आप कहां आ जाएं? वेयर बिजनेस इज एक्चुअली
कैरिड ऑन, बिजनेस कैरिड ऑन। और अगर बिजनेस प्रेमिसेस या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डिफरेंट लोकेशन में हो तो जहां पे आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। डन। ये पूरा डब्बा एज इट इज भी टेस्ट कर सकता है और डब्बे की लेफ्ट साइड वाली चीजें देके राइट साइड वाली भी टेस्ट कर सकता है, ऑब्वियसली राइट साइड वाली चीजें देके भी लेफ्ट साइड वाली टेस्ट कर सकता है। कि मिसाल के तौर पर रजिस्टर्ड ऑफिस में किसने अपने आप को रजिस्टर कराना होता है, बताएं आप, रजिस्टर्ड ऑफिस में किसने अपने आप को रजिस्टर कराना होता है इन केस ऑफ लिस्टेड, याद ही करना है, दोनों एतबार से हो जाएगा। अच्छा, अब मेरा एक आपसे सवाल है कि जी मैं फिर तो आमतौर पे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखा जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लिस्टेड कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी जो मर्जी हो, चाहे ये, अच्छा चले मैं आपसे पूछता हूं, ए बी सी डी में से आपने जवाब देना है। एक लिस्टेड कंपनी है जो सर्विसेज दे रही है, वो कहां जाएगी? ए में। ए में। एक लिस्टेड कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो कहां जाएगी? ए में। एक लिस्टेड कंपनी है वो होलसेलर है, कहां जाएगी? ए में। अच्छा, अब आपने B1 या B2 बताना है, B1 या B2 में से बताना है। एक प्राइवेट कंपनी है जो सर्विसेज दे रही है, B2, क्योंकि क्या लिखा हुआ है B2 में? अदर देन, यार हाईलाइट किया हुआ पढ़ें बस, मैं आपसे ज्यादा एफर्ट लगवा ही नहीं रहा। अदर देन मेन्यू। अच्छा, एक प्राइवेट कंपनी कहती है मैं होलसेलर हूं, B2, B1 में क्यों नहीं जाएगी? तो मैन्युफैक्चरर है। एक प्राइवेट कंपनी है वो कहती है मैं डीलर हूं, मैं रिटेलर हूं, वो B2 में जाएगी। अच्छा, एक इंडिविजुअल एओपी है जो कहता है मैं ट्रेडर हूं, एक्सेलेंट, सी में। वजह पता है क्या है? डी सिर्फ उन मैन्युफैक्चरर्स के लिए है जिनकी बिजनेस प्रेमिसेस, ऑफिस और फैक्ट्री डिफरेंट जगहों पे है। तो इसका मतलब है जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट है, वो किसके लिए हो गया? ट्रेडर्स के लिए भी, होलसेलर्स के लिए भी, रिटेलर्स के लिए भी, और ऐसे मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी जो सेम लोकेशन पे हैं। बल्कि ऐसा करें, अगले सफे पे आके लिखें, ट्रेडर्स, रिटेलर्स, होलसेलर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स भी लिख लें बेशक। ओके, अच्छा जी, द इलाका ऑफ LTU, LTU होते हैं अमीर टैक्स पेयर्स। उनका इलाका फिर ऊपर वाले डब्बे में नहीं लगेगा, उनका इलाका कहता है फिर मैं खुद बताया करूंगा कि कहां इन्होंने आना है। अमीर टैक्स पेयर्स, द इलाका ऑफ LTU शैल बी स्पेसिफाइड बाय, फिर उनका ऊपर वाला डब्बा नहीं लगेगा। अच्छा, FBR चाहे तो इनको कहे अपनी फैक्ट्री वाली जगह पे आ जाओ, तो फिर FBR की मर्जी है। FBR चाहे इनको कहे अपने ऑफिस वाली जगह पे आ जाओ फैक्ट्री की बजाय, वो तो FBR की मर्जी है, फिर जो मर्जी करे। FBR may transfer registration where business is carried on or where registered office or where manufacturing
यूनिट। तो एफबीआर आपको किसी भी जगह उठा के फेंक सकता है, वो उसकी मर्जी है। एलटीयू को तो फेंकेगा ही हमेशा एफबीआर, लेकिन डब्बे वालों को भी एफबीआर बदल सकता है। अनलकीली ये हमारे सिलेबस में नहीं है कि लास्ट टैक्स पेयर यूनिट्स कौन से हैं, बड़े टैक्स पेयर्स। अच्छा भाई, जब आप एप्लीकेशन देंगे तो सबसे पहले आपने उसमें अपना नेशनल टैक्स नंबर, जिसको इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं, वो लिखना है। इसका मतलब है पहले आपने जाके एफबीआर में इनकम टैक्स के तौर पे अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। वो नंबर लिखेंगे, फिर आपको लॉगिन डिटेल्स मिल जाएंगी अपनी, फिर आप अपलोड करेंगे फॉलोइंग डाटा। जैसे आईकैप भी अक्सर आपसे अपलोड करवाता है फॉर्म भरते हुए डाटा। आईकैप का फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक है या मैनुअल जमा कराना होता है आपको? इलेक्ट्रॉनिक। अब आपने क्या क्या बताना है एफबीआर वालों को? शुरू हो जाए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, अपना बैंक अकाउंट का सर्टिफिकेट कि मेरा फला बैंक में अकाउंट खुला हुआ है। नंबर 2, साथ वाले के कंधे का कोई कसूर नहीं, रजिस्ट्रेशन और कंज्यूमर नंबर, जो किसने दिया हुआ है आपको? गैस वालों ने दिया हुआ है, वो भी बताएं, और जो बिजली वालों ने दिया हुआ है, एंड और नहीं। अच्छा, पाकिस्तान में जहां जहां आपकी ब्रांचेज हैं, जो जितनी लोकेशंस पे हैं, सबकी डिटेल दें हमें आप। इसके अलावा और क्या बताएं? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम टैग, फोटोग्राफ्स ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस, अपनी बिल्डिंग वगैरह की तस्वीरें लेके आप हमें दें। और अगर आप चीजें बना के बेच रहे हैं तो फिर आप मशीनरी की भी फोटो दें और बिजली के और गैस के मीटर की अलग अलग फोटो दें। फिर आप 3 फोटोएं अटैच करें। एक आप अपनी मशीनों की फोटो अटैच करें। अच्छा, मशीन और प्लांट ना एक ही चीज होती है, जिसको हमने वर्किंग 1 में पढ़ा था कि मशीन और प्लांट और इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, इन तीनों के ऊपर इनपुट माइनस करने की इजाजत। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी और गैस मीटर इंस्टॉल्ड, 3 तस्वीरें आपने देनी है, 2, 3। अगर आप इंडिविजुअल और एओपी हैं और आप कंपनी हैं, इंडिविजुअल हैं, एओपी हैं या कंपनी है, जिसका सिर्फ एक शेयर होल्डर है या मेंबर है, कंपनी कौन सी वाली है बोले? हैविंग ओनली 1 शेयर होल्डर और अ मेंबर अदर देन मेन्यू, लेकिन आप मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो आपने अपनी बैलेंस शीट भी देनी है। यार ये कंपनी कौन सी है? हैविंग 1 शेयर होल्डर, और एओपी नहीं, शेयर होल्डर और मेंबर एक ही होता है। एओपी तो जाहिर बात है पार्टनर्स ही होते हैं। अब बैलेंस शीट इंडिकेटिंग द अमाउंट ऑफ बिजनेस कैपिटल। अच्छा, बैलेंस शीट में क्या आता है? आप लोगों ने पढ़ी होगी बैलेंस शीट। कैपिटल आता है, एसेट्स आती हैं बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज आती हैं, अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू पार्टनर्स विद परसेंटेज। पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ी भी है, बस फिर ये बात आपको समझ नहीं आएगी। सादा सी बात है, हम कैपिटल के 3 हिस्से कर देते हैं। कितना कैपिटल किस पार्टनर का है, कि कैपिटल पार्टनर ए का कितना है, कैपिटल पार्टनर बी का कितना है, और कैपिटल पार्टनर सी का कितना है। इसका ये मतलब अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू पार्टनर विद द परसेंटेज, हर पार्टनर का कितना कितना कैपिटल है, क्योंकि सारा कैपिटल एक बंदे का नहीं होता। Where an individual, an AOP and a company having only 1 shareholder or member other than manufacturer already registered do not fulfill the above requirements, the electronic filing of return shall only be allowed with prior authorization of commissioner through IRIS। सादा सी बात है, आराम से समझ लें। अगर आप ऊपर वाले लोग हैं जिनका अभी जिक्र हुआ है, ऊपर वाले लोग कौन है? इंडिविजुअल है नहीं, एओपी एक पार्टनर वाली नहीं है। एओपी एक पार्टनर वाली हो ही नहीं सकती, फिर वो एओपी क्या है? कंपनीज आपको पता है पाकिस्तान में सिंगल मेंबर आ गई नहीं है, इसलिए मैंने बड़ा हाईलाइटर चुन के इस्तेमाल किए हैं। आप या इंडिविजुअल हैं, या 2-3-4 पार्टनर्स हैं, या ऐसी कंपनी है जिसका शेयर होल्डर कितने हैं? एक है, लेकिन आप मैन्युफैक्चरर नहीं है और आप पहले से ही क्या है? रजिस्टर्ड है। डू नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, कौन सी? डू नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ए से लेके एफ वाली। अगर आप ए से लेके एफ वाली चीजें पूरी नहीं करके देते मुझे, असल में ना ये प्रोविजन ना इसी साल आई है, तो पहले ये कुछ और थी।
अब चीजें ना इन्होंने एक दो नई ऐड कर दी हैं। अब पहले से रजिस्टर्ड बंदों को यह कहा जा रहा है कि आप लोग भी ये इंफॉर्मेशन अपलोड कर दो। ये लॉ ये ना इस साल बदला है। आप पिछली किताब किसी के पास हो तो देखिए, पिछले साल चीजें डिफरेंट थी, ये लॉ इस साल बदला है। इस साल बदला है तो इसमें ना कुछ चीजों में चेंज आई है हल्की फुल्की। तो अब जो पहले से रजिस्टर्ड लोग हैं ना, उन्हें कहा जा रहा है कि जैसे आई कैप रूल बदल दे कि दादे की तस्वीर भी भेजनी जरूरी है। अब आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, आपने कहा हमने तो कब का रजिस्टर कराया अपने आपको, आई कैप नहीं, दादे की तस्वीर ढूंढो, तो उसका भी आईडी कार्ड मुझे चाहिए। तो अब ऐसी सूरत में क्या करें? इफ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड बट डू नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट, ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड, जरा समझने के लिए लिखें, एंड डू नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट, तो एक बहुत बड़ी सहूलत जो सारे लोगों को मौजूद है, आपको यह सहूलत बंद कर दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न जमा करवाने की सहूलत आपके लिए बंद है। आप आओ, लाइनों में लगो, ख्वार हो और फिर रिटर्न जमा करवाओ। हालांकि पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सेल्स टैक्स की 12 रिटर्न जमा करानी होती हैं आपने साल में, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न ही सारे लोग जमा कराते हैं। कोई पाकिस्तान में आजकल एक बंदा भी मैनुअल रिटर्न जमा नहीं करा रहा, क्योंकि उसको पता है ख्वारी है, 12 दफा साल में कहां बंदा निकल के जाए। आपसे बहुत बड़ी सहूलत छीन ली जाएगी। अब आप मैनुअल रिटर्न आके जमा कराओ, तो हमारे दफ्तर खुद आना एक दफा, फिर तुमसे उधर ही पूछ लेंगे। तो द इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग शैल ओनली बी अलाउड, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न की तुम्हें तब इजाजत मिलेगी जब आप किससे इजाजत ले लो? कमिश्नर। तो जब कमिश्नर से इजाजत लेने जाओगे तो कमिश्नर कहेगा ये इंफॉर्मेशन जमा करा दे, तो ऐसे ही मेरे से इजाजत लेने आया। तो अगर ऊपर वाला डेटा आपने ऑलरेडी फुलफिल किया हुआ है तो फिर तो आप धड़ल्ले से क्या जमा करवाया करें? इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न। लेकिन अगर ऊपर वाला डेटा आप जमा करवाने से रह जाते हैं और ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी हैं कई सालों से, लेकिन ये नया डेटा हुकूमत ने मांगे, ये आप जमा करवाने से रह जाते हैं, तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की सहूलत बंद। लेकिन एक सूरत में वैसे मिल सकती है, अगर आप कमिश्नर से जाके इजाजत ले लें, IRIS के जरिए एप्लीकेशन दें, कमिश्नर आपको इजाजत दे देगा, चलो यार ठीक है कर लो, लेकिन जल्दी जल्दी ऊपर वाला डेटा जमा करवा देना। ओवर जी। IRIS का FBR का कंप्यूटराइज सिस्टम होता है यार। ये सवाल बड़ा खूबसूरत सवाल था। कल कितने लोगों ने घर में कर लिया था, ये डिस्कशन अटेंड कर लिया? हाथ खड़ा करें। कितने लोग आज इंशाल्लाह कर लेंगे? किन लोगों के लिए करवाया जा रहा है ये? आपके बहन भाइयों के लिए करवाया जा रहा है? आपकी मॉम डैड ने ये डिस्कशन अटेंड करनी है कि चलो यार आबिद खान ने क्या किया था बेटा, जरा मुझे बताना। यार अजीब बातें हैं ना कि दादाबू को आप आ जाए, दादाबू क्वेश्चन 21 आप अटेंड कर लें, बाकी मेरी तरफ से। अजीब, यानी कि बोंगी है ना ये। साथ वाले को शर्मिंदा करें, जरा साथ वाले को घूरें, चाहे आपने नहीं भी की भी वो खैर है, साथ वाले को घूरें जरा। तू हो कौन है डिस्कशन अटेंड ना करने वाला? कल इतनी मेहनत से ये डिस्कशन अपलोड हुई, पेज नंबर 595। Following information has been extracted from the records of the two different persons under the Sales Tax Act 1990। कौन सा यार सवाल है? शान, तेरी शान तुझे मुबारक हो, तू हट जा भी, हम ताहा को पहले फारग करें। टैक्स सर दो बंदों के न्यूमेरिकल आ गए इकट्ठे, इधर ताहा था इधर शान था, मैं इधर खड़ा हो गया, मैंने कहा तेरी मेहरबानी जाओ। और कुछ बच्चे आए, सर फारग सवाल आया था, एक अदर इंफॉर्मेशन में डेटा था, बाकी सारा आसान सवाल था हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया हमने।
वो हाथ ही नहीं डालते सवाल को, ताहा शान इकट्ठे आ गए हैं, मैं अकेला था। अच्छा जी, इस परचेज पे कितना लगाना है? इसको हाँ रजिस्टर्ड से है, नोट ही पढ़ लेते हैं। सेल टू एग्जेम्प्ट सेल, इसको डालेंगे तो सही, कहां लेके जाएंगे? वर्किंग नंबर 2 में 08 सेल। चलें जी, 3-4 मिनट लगाइएगा, ज़्यादा टाइम ना लगाइएगा। ये पिछले से पिछले टर्म में भी इसी तरह का एक सवाल आया, मैं सांस सवाल डाल रहे हैं। मना भी करें आई कैप को, थोड़ा सा सीधा हो जाए, बच्चे पढ़ लिया करें। कहते हैं नहीं मैंने सांस नहीं चीज़ें पूछनी है, हद होती है, फड़ यार मार कर। कोई काम का सवाल बनाए आई कैप को, मज़ा आए, किसी दिन करें बैठ के। वर्किंग 1, फड़ यार, ये भी फिक है। जी परचेज रजिस्टर्ड से, भाई नहीं की इसने तो मत लिखें, ऐसे टाइम नहीं जाया करना। उसने की नहीं ना परचेज रजिस्टर्ड से। आगे चलें। हाँ जी, कितने की? नहीं की नहीं भाई, उसने की नहीं परचेज अनरजिस्टर्ड से। एग्जाम्प्ट गुड्स परचेज नहीं की, सॉरी। आगे चलें। फिक्स्ड एसेट फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर। In case of Taha, the machine is used for as well as, इस मशीन को हमने एग्जेम्प्ट सेल में इस्तेमाल किया है और 0 सेल में। तो इस मशीन को फिलहाल कहां ले जाएं? वर्किंग 1 में नीचे लेके जाते थे, लेकिन वर्किंग 2.1 में ले जाएं। सर आज आपने फिर पुरानी जगह पे वर्किंग 1 कर दिया है, और फिर मेरे साथ कुछ हो जाता होता है, मैं ये वर्किंग 2 में करने लगा हूँ, इसके नीचे आप वर्किंग 2.1 करेंगे। वो मुझे समझ नहीं आनी। कल आपने वर्किंग 2.1 उधर की हुई थी, भाई कुछ नहीं होता यार, खैर है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इफ इज मैन अ पोर्शन कल आबिद वाले सवाल का बड़ा मजा आया था। यस बोल दिया करें ना, कल आने वाले, जरा साथ वाले के दिल पे तो लगे ना थोड़ी सी। परचेज ऑफ मशीन फॉर एंड 0 कितना जी? अभी कट के रख लें, इसको पोर्शन कर देंगे। दिस मशीन इज फॉर, चलें जी नोट करें। कर लिया? प्लीज आज ना आ जाइएगा 1:50 पे, कल आते होते हैं ना जुमे को 2:05 पे। अच्छा दोनों ले लीजिएगा, ठीक है। एक टांग इस क्लास में, एक टांग उस क्लास में। चलें कुछ करते हैं। वही जो दाढ़ी वाले टीचर आते हैं ना, सर मेहर, उनसे कर लेंगे बात। उनसे कर लेंगे बात। अच्छा जी आगे। सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर्स कितनी? 0। सर आपको एक बात बताऊं, इतना छोटा सवाल आ जाए ना तो मैं और परेशान हो जाता हूं, तो नहीं कोई चक्कर होगा इसमें। सर कोई चक्कर है, इतना छोटा सवाल वो नहीं दे सकता। वो तो सारे फीके मारकर तो दोबारा उत्थे रखी जा रहे हो।
जी सेल टू रजिस्टर्ड, सेल टू अनरजिस्टर्ड। सर ये थोड़ा सा यहां करके लिखते होते थे आप सर, इतना ऊपर ले गए हैं सर। भाई इस तरह कोई कहता नहीं होता, लेकिन मुझे तो कहने दिया करे ना। सेल टू अनरजिस्टर्ड, एग्जेम्प्ट सेल। अच्छा यार इससे फर्क नहीं पड़ता एग्जेम्प्ट सेल रजिस्टर्ड बंदे को है या अनरजिस्टर्ड को है। एग्जेम्प्ट सेल एग्जेम्प्ट है, आप इस पर टैक्स नहीं ले सकते बस अगले से। तो ये आई कैप की कड़ीचा जो छोटी छोटी फ्राई करता है हर टाइम में, बस एग्जेम्प्ट सेल। जीरो रेट, सर बस मुक गया डेटा? नहीं सर कोई चक्कर होगा। नहीं है भाई कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर। चलें जी शुरू करें, सवाल सॉल्व कर दें। पहले कौन से वर्किंग का टोटल करें? फ्री का। ये जरा टोटल मैं खुद करता हूं, मुझे जरा करने दें। ये टोटल मैं करता हूं 2000। अच्छा यार मजाक में ना उड़ाएं, कोई 2-3 होते हैं जिनको नहीं भी समझ आ रही होती, वो फिर समझ भी लेने दें। कोई 2-4 होंगे उनको ये भी नहीं समझ आ रही होनी। 80 कहीं सर मेरे बारे में तो नहीं बात करें। 80 खाली को बुलाया जाए, बादशाह सलामत, मर गई खाली आपके लिए। अच्छा ठीक है ही नहीं बादशाह सलामत आज खाली। सर नहीं कोई चक्कर है सर। मैं क्या करूं, नहीं कोई है कोई चक्कर तो बता दें, मुझे तो नहीं मिल रहा अभी। अच्छा अब जो है ना हाथ छोड़ दें खुला, और ऐसे ऐसे ना जाते घर में आज एंटर होते ही, दिस परचेज इज फॉर, इन दोनों पे पोर्शन कर दें। इसलिए माय डियर इसको मैं टोटल में नहीं लेके गया, वरना इसने तीनों पे पोर्शन हो जाना था। तो 900 ज़रब 2500 जमा 3800 ज़रब 2500, ज़रब। यार बैलेंसिंग निकाल लिया करें, अब थोड़े से बड़े हो जाएं, बस बहुत हो गई यार, बैलेंसिंग निकाल लिया करें। 540, वो इतना टाइम तो नहीं होता ना पेपर में। 543 या डिवाइडेड बाय, नहीं यार कुछ होते हैं ऐसे कोई एक दो, फिर क्लास के बाद आ जाते हैं बंदे लेके। अच्छा ये जो वर्किंग 2.1 से रूट होके आती है ना चीजें, इनका यहां टोटल नहीं करना होता, बस अलग से इनको पोस्ट कर देना होता है। 350 543। अब इसको जरा पोर्शन करें। इसको टोटल नहीं करना होता, 543 और 357 टोटल की जरूरत नहीं है। रिफंड मांग ले, 0 + 357, रिफंड ऑन 0 रेट। मेडिकल का फेस शुरू कर लें। अब नजर कहाँ होनी चाहिए? और नहीं न्यूमेरिकल के फेस पे नहीं है आज, कोई ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं है। काफी साल हो गए मुझे कराते हुए, कब आया था? 2020 में। 4 साल तो मुझे हो गए कराते हुए ये सवाल। चलें, ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट कोई नहीं है। अच्छा इसीलिए इनके सही हो जाते हैं। हाँ मैं भी कहूँ ये क्या चक्कर है,
इस अटेम्प्ट का इनको देके देखेंगे, इनके घर पहुंच जाएंगे पेपर देके। अच्छा जी, सेल को पकड़ें और सेल को जरब दें 18% से। अब रेड मार्कर पे बस नजर हो। लेस इनपुट, लोअर ऑफ एक्चुअल, कौन सा वाला 0? ये वाला, और 90% ऑफ विच इज लोअर 0। कितना एक्चुअल था? 0, वही माइनस हो गया। तो अब कैरी फॉरवर्ड की बंगी ना मारिएगा कोई। जो इसका भी कैरी फॉरवर्ड करके आएगा ना, उसको फिर आई कैप कैरी फॉरवर्ड करता है। वो बुरे बच्चे होते हैं, वो आप लोग नहीं है। उसको 6 महीने के लिए आई कैप कैरी फॉरवर्ड करता है फिर। तो क्योंकि मैंने कह दिया आप लोग नहीं है, वो फिर भी परेशान हो रहे हैं। अच्छा, तो एक्चुअल कितना है? 0, और 90% आउटपुट कितना है? अब एक्चुअली वो माइनस करने दे रहे हैं, और क्या चाहते हैं हम? यार लेस इनपुट मशीन लिखने की जरूरत नहीं है, उसने मशीन इस्तेमाल ही नहीं की। वैसे तो आप ये भी आप 0 माइनस ना करते तो इतना मसला नहीं था, लेकिन हल्का फुल्का सा फॉर्मेट बना दें। जी बोलें। तो अगर किसी ने लेस इनपुट मशीन लिखना है तो लिख दे, वो उसकी अपनी मर्जी है। ऐड सर इतना छोटा मुंह नहीं हो सकता सर नहीं कोई चक्कर है सर ये मुंह ही है सर, प्लीज सर नहीं सर, इतना छोटा मुंह नहीं हो सकता सर। ताहा तेरे में मसला है, मैं शान को जरा चेक करता हूं। उधर ही रखो चाहे मेरा। सर एक ही चीज तो हमें याद है, वो भी दी होती है उसने, रेट 18%। जो हम याद करते हैं वो दे देता है, जो हमें याद नहीं होता। अच्छा चलें, आप लोग भी ऐसा करें, ये मिटा लें ताकि फॉर्मेट हमें दोबारा ना बनाना पड़े। तो इस ऑप्शन के लिए टीचर बनना पड़ेगा। चलें जी, शान परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर 11,000। कितनी माय डियर? 1980। आप लोग पूरा फॉर्मेट मत बताएं, साथ साथ नोट करें, मैं खुला टाइम दूंगा नोट करने के लिए। अगला सफा निकालें, वर्किंग 1 शुरू करें। मैं दीवार के पास आया हूं तो मुझे ख्याल आया, आपको क्या ख्याल आया? नारकली का। अच्छा चलें। परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, इसे क्या करें? इग्नोर करें। लेकिन है ही नहीं ना शो। अब ये नहीं कि लिख के डैश डाल दें, उन्हें ही डैश पाया दे तो फिर तुसी डैश ना पाओ। हाँ एग्जाम गुड्स है हमारी 3,000 की। परचेज एग्जाम गुड्स ₹3 डैश। रजाई और कंबल में घुस के थ्योरी याद करते हैं, हाथ खड़ा करें, और 15 मिनट बाद लेटे होते हैं, सोए होते हैं, हाथ खड़ा करें। ये रजाई और कंबल सर्दियों में बहुत मरवाता है बंदे को। ओके
हाइब्रिड में थर्ड लास्ट रो में सारी थ्योरियां आज ही समझा दें उनको, सेकंड लास्ट रो में। परचेज ऑफ मशीन, नोट ए, in case of Shan the machine has been used for taxable sale only। तो कितनी है? परचेज ऑफ मशीन फॉर टैक्सेबल सेल ओनली। अच्छा, वैसे टैक्सेबल में आपको पता है दोनों होती हैं, टैक्सेबल एट 18 भी होती है और टैक्सेबल एट 0 भी होती है। 1080 सेल रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, exempt sale, की 7300 की नहीं की कितों क्या नहीं की 10 पहले ये की क्या 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 बोला है बेचारी कितने कितने से फिक्रें आ रही हैं। ओके चलें जी, सवाल का डेटा सारा पूरा हो गया, अब टोटल्स कर लें। वर्किंग 3 का टोटल ये बताना जरूर है किसने क्या बोला था क्लास के एंड पे मुझे प्लीज। 0 रेट सेल नहीं है माय डियर। वर्किंग 1 का टोटल करें। आज कर दें काले के तोते, नहीं हो रहे, कैलकुलेटर ऑन करें फिर हो जाएंगे इंशाल्लाह। वन टू 777 70 0 रेट आज है ही कोई नहीं। नहीं एक मिनट बस भाई, अभी एक मैं मशीन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल इधर देखें सारे 1980 डिवाइड बाय 15,500 ज़रब 10,000, 1980 डिवाइड बाय 15,500 ज़रब 0। इसको बेशक काट दें न्यूमेरिकल के फॉर्मेट से, इसकी जरूरत ही नहीं है आज। वैसे 1980 डिवाइड बाय 15,500 ज़रब 5500। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा, ये परचेज ऑफ मशीन किसके लिए है? मेरे भाई मैंने तो आपको टैक्सेबल सेल का मतलब बताया था, टैक्सेबल एट 18 और टैक्सेबल एट 0, लेकिन शान कह रहे हैं और चपेड़ मेरे टैक्स कंसल्टेंट में 0 रेट सेल की थी नहीं, मैं एक्सपोर्ट करूं ये ख्वाब पता नहीं 10 साल बाद मेरा पूरा हो। मुझे एक्सपोर्ट कोटा कौन किसने देना है? मुझे एक्सपोर्ट करने की इजाजत है, मैं मुझे घर वाले नहीं घर आने देते, मुझे एक्सपोर्ट करने की हुकूमत ने इजाजत देनी है। मैं नहीं कर रहा 0 रेट सेल। अब मैं मान रहा हूं, मैंने आपको कहा था कि टैक्सेबल सेल से मुराद टैक्सेबल एट 18 और टैक्सेबल एट 0 होता है, लेकिन अगर एक बंदा कर ही नहीं रहा तो अब टाइम जाया करेंगे आप। 1080 डिवाइडेड बाय 10,000 जमा 0 ज़रब 10,000, तो टाइम जाया होगा ना। 1080 डिवाइडेड बाय 10,000 जमा 0 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, और 1080 डिवाइड बाय 10,000 जमा 0 मल्टीप्लाइड बाय 0। तो क्या फायदा इसका? फिर कुछ हल बताएं इसका। बस 1080 इधर लिख दें, क्योंकि ये कौन सी सेल नहीं कर रहा। और यार टैक्सेबल सेल से मुराद फिर इस न्यूमेरिकल के डेटे की वजह से मजबूरन टैक्सेबल सेल कौन सी है? 18 और 0 दोनों, या है ही गिवन 18? बस अब वो 0 रेट सेल तो है कोई नहीं। देखें इधर सारे, इधर देखें सारे, एक मिनट भाई, 0 रेट सेल नहीं है, इसलिए ये लाइन सवाल में नहीं डलेगी। सेल टू अनरजिस्टर्ड भी नहीं है, इसलिए ये लाइन भी नहीं डलेगी। अब बाकी न्यूमेरिकल का फेस बना लेते हैं, रेड मार्कर।
इस पे नजर रखें। $10,000 into 18%. नोट करें। हाँ जी बोलें। 1 मिनट भाई, आप मास्क वाले भाई, कैरी फॉरवर्ड कितना करना है? एक्सेलेंट, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि जो एक्चुअल है वही मेरा माइनस हो गया। नहीं, लोअर शोर का ना बोला करें, बोले जो एक्चुअल है वही सारा माइनस हो गया है, तो बस मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं टैक्स वालों से। 520 लेस इनपुट मशीन, भाई कभी कभी पेपर में साल डेढ़ बाद पेपर दे रहे हो, मशीनाबाजी आ जाती है बीच में। थोड़ा आराम से सर, कब पेपर दे रहे हो मशीना आ जाती है बीच में। कभी कभी आप घर में सवाल करेंगे मशीना आ जाएगी। मशीना का मतलब क्या है कि आप इस फिगर में से मशीन का इनपुट माइनस करेंगे तो जवाब, इसका मतलब है ये मशीन नहीं थी, ये मशीना थी। इसको आपने रिफंड नहीं मांगा करना, और अगर 4% है तो इसके नीचे अलग से ऐड कर देना, उससे नेट नहीं करना इसको। अभी तो 4% नीचे है ही नहीं, ये है कैरी फॉरवर्ड, ये रिफंड नहीं मिलेगा, मशीन की वजह से आया है। सेल्स टैक्स ये ना 557 अगले महीने यही माइनस कर लीजिएगा। अगले महीने में तो कोई मशीन खरीद सकते हैं ना हम, तो इसको कैरी फॉरवर्ड कर लें। अच्छा, अगर 4% होता, मिसाल के तौर पे 4% ऑफ अनरजिस्टर्ड का आता, मिसाल के तौर पे 100 रुपया, तो मैं इसको 447 लिखता या नेट नहीं करना? इसको अलग से फिर 100, ये रिफंडेबल, ये कैरी फॉरवर्ड होता और ये पेएबल होता। मकसद ये होता है कि जैसे ही मशीना आ जाए ना तो फौरन डबल अंडरलाइन लगा के क्लोज कर दें। और लाइन क्या लिखें? सेल्स टैक्स टू बी डन। अब इस तरह का कोई सवाल है, जरा देखें, वो होमवर्क में देना है। 1-2 सवाल आगे या पीछे देखें कहीं। एक्सेलेंट, किसने बोला ये? पिछले सफे पे आए। ये ना सर 2 बंदों का सवाल हमें कराते हैं, 4 का घर में देते हैं। ABCD, शान और ताहा को अपनी मौजूदगी में बैठ के इन्होंने संभाला है और ABCD को हमारे पे छोड़ दिया है। 4 बंदे, मैं घर में अकेला, और अदर इंफॉर्मेशन भी कोई नहीं। ओए ये तो सवाल काबू नहीं आना आज। इसमें तो अदर इंफॉर्मेशन भी नहीं, इतना टेक्निकल सवाल, यानी अंदर ही अंदर डब्बे के जो भी गेम है वो है। रशीद मैं नहीं करना, हाइड ऑफ एनीथिंग ना। ये कितनी देर में सवाल हो जाएगा? फी बंदा 3 मिनट में, ए 3 मिनट फारिग, बी 12 मिनट में इंशाल्लाह ये सवाल आपने कर देना है। भाई वो जरा लैपटॉप ले आना।